हेलो एट क्लास। तो आज हम संस्कृत में नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, पार्ट 14, जिसका नाम है आर्यभट्ट है। मतलब इसमें हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, जिन्होंने गणित को नई दिशा दी थी। इन्होंने गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट। इस पार्ट में हम उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ कौन कौन से करने हैं वो देख लेते हैं। तो पहला गद्यांश है, उसमें देखो आप, अवबोध्यम मतलब जानने योग्य, प्रत्यादिष्टा खंडन किया, वेति जानता है, येन जिसने, मैं देखो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन कर लो, वो कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लो, लब्धवा लिया, वयसी आयु में, निक्सा पास में, वेधशाला ग्रह या नक्षत्रों के जानने की प्रयोगशाला, इनको अंडरलाइन कर लो। इसके बाद तीसरे में आ जाओ, लास्ट में, समागतस्य आए हुए, इसको अंडरलाइन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ में आपको इसमें भी लास्ट वाला शिखर पुरुष है, मतलब श्रेष्ठ पुरुष। तो जिनको मैंने अंडरलाइन करवाया वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू कर लेते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत है। कि सूर्य जो है वो क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तितः स आश्रित महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया था वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टः। कि पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उनके द्वारा खंडन किया गया था। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया, यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरा मनु भवति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। कि एक नाव में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे ऐसा लगता है कि वो नाव तो स्थिर है, लेकिन उसके आसपास की वस्तुएं चल रही है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान वेति। इस प्रकार ही गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। तो आर्यभट्ट ने बताया कि ये जो हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी स्थिर है और ये सूर्य
चलता रहता है। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि जिस प्रकार अगर एक नाव में कोई आदमी बैठा है और उसे लगता है कि आसपास की चीजें चल रही है, जैसे आप ट्रेन का उदाहरण ले लो, आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन एक जगह खड़ी है और आसपास की चीजें चल रही है। तो वही बात है कि जिस प्रकार नाव में बैठे व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास की वस्तुएं चल रही है और वो नाव में स्थिर बैठा है, तो यही हमारे साथ होता है कि हमारी पृथ्वी चल रही है और हम पृथ्वी के अंदर है ना, तो हम लोगों को ये लगता है कि हमारी पृथ्वी स्थिर है और आसपास के ग्रह गतिशील हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 476तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तैनेव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, कि आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया। यह उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है, उसमें इसका वर्णन है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित है, और यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में लिखा था, 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से यह भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्, और इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। तो आर्यभट्ट का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था? 476 ईस्वी में हुआ था, और इसका प्रमाण उनके स्वयं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है आर्यभट्टियम, उसमें वर्णन किया गया, उससे पता चलता है। और यह ग्रंथ उन्होंने कब लिखा था? जब वो 23 साल के थे तब। और ऐतिहासिक स्रोतों से ये भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास ही उनकी ग्रह और नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी, और इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि भी पाटलिपुत्र ही थी। आगे देखो तीसरा, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलम महत्वम ददाति, कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है जहां संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु नाम के दानव कारण नहीं है। सूर्यम तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। इसके लिए तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और चंद्रमा के परिक्रमा पथ में सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कि सूर्य जो है वो क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और जब उस परिक्रमा क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है संयोग से, तब क्या होता है? ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। और जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव
पृथिवी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कि देखो आर्यभट्ट जो थे वो क्या गणित ज्योतिषी से संबंधित थे। उनके लिए संख्याओं का आकलन महत्व रखता था। वो फलित ज्योतिषी शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने बताया था कि ये जो ग्रहण होता है ना वो राहु और केतु दानवों के कारण नहीं होता है। इसके लिए तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीन ही जिम्मेदार हैं। कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया की वजह से सूर्य ग्रहण होता है, और पृथ्वी की छाया पड़ने से अगर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो इस प्रकार ये तीनों ही आपस में ग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कोई राक्षस वगैरह नहीं है। नेक्स्ट देखो पैराग्राफ। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यमनुभवन्ति। कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में हमेशा मतलब प्राय ही सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः। उनके सिद्धांतों की भी उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यमानाम उपहास पात्रम जाता है। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्र बन गया। मतलब जो लोग समझते थे कि हम बहुत विद्वान हैं, उनका भी उपहास पात्र बन गए थे वो। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। तो वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे, श्रेष्ठ पुरुष थे। तो देखिए आर्यभट्ट ने बहुत पहले यह बातें बता दी थी कि ग्रहण कैसे होता है। उस समय लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन आगे जाकर हमारे वैज्ञानिकों ने उनको और उनके इस सिद्धांत के लिए आदर प्रकट किया, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल सही थी। और इसी कारण से फिर हमारा जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। तो इस प्रकार वो हमारी भारतीय गणित परंपरा और भारतीय विज्ञान परंपरा के श्रेष्ठ पुरुष थे। तो ये हो गया आपका पाठ। अब है इसके प्रश्नोत्तर। तो आपको अपनी नोटबुक में कौन कौन से प्रश्नोत्तर करने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा और सातवां। सॉरी 8वां है ये, इसमें आपके करेक्शन है बुक में, ठीक है ना। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा और 8वां, ये आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करोगे। तो ये आपका पार्ट 14 कंप्लीट हो गया है।